Yo, welcome to Physics with Vinay Uppal. Hi, I'm Vinay Uppal and I'm back with season 5, episode number 8 from the prediction series. So prediction series में I bring to you questions जो एकदम हट के टाइप के questions हैं जहाँ पे students generally do not come across such questions in their coaching studies. तो आज के एपिसोड में मैं एक ऐसा सवाल लेकर आने वाला हूँ थर्मोडायनेमिक्स से जो मैंने एक्चुअली यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था एंड वहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आए, द आंसर्स दैट द स्टूडेंट्स गेव वर हाफ ऑफ द करेक्ट आंसर. तो एक काइंड ऑफ एक मिसकंसेप्शन है या एक कॉन्सेप्चुअल लूप होल है, कॉन्सेप्चुअल होल है स्टूडेंट्स के नॉलेज में जो which JEE Advanced can exploit by giving such a type of question. Alright, so let's take a look at the question. I'll display it on the screen in case you haven't seen the community post and you haven't solved it. तो एक बार तुमको चाहिए तो तुम वीडियो पॉज करके तुम खुद ही ट्राई कर सकते हो इस सवाल को. Alright, so let's take a look at the question. Alright, so let's analyze the question. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल नहीं, जस्ट एक वेसल है, क्लोज इंसुलेटेड. तो मेरे पास एक वेसल है जिसमें आर्गन गैस है, मतलब मोनोटॉमिक गैस है, एंड इट इज क्लोज्ड एंड इट इज इंसुलेटेड. ठीक है, तो पहले वो रेस्ट पर है, देन अचानक से उसको एक्सेलरेट करते हैं एंड यू गिव इट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, एंड फिर जब अंदर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो जाए तो उसको फिर से अचानक से रोक देते हैं. वंस यू स्टॉप इट तो फिर से टेम्परेचर को यूनिफॉर्म होने देते हैं. तो दिस एंटायर प्रोसेस इज गिवन द टर्म वन शेक. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ही खुद से बनाया तो इसको मैं बोल रहा हूँ, इसको अपन एक शेक बोलते हैं. एंड देन यू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. तो 50 ऐसे शेक्स के बाद कितना टेम्परेचर चेंज होगा. ऑलराइट, सो इस चीज को मैंने बोला स्टेप 1 क्वेश्चन में, एंड इस फेज को मैंने बोला स्टेप 2. तो ऐसे 2 स्टेप प्रोसेस है इन वन शेक. ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये जो प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस है. राइट, इट इज नॉट हैपनिंग स्लोली, इट्स नॉट क्वासी स्टैटिक, सो इट्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. सबसे पहले वी शुड अंडरस्टैंड दैट. नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द आंसर व्हिच इज हाफ द करेक्ट आंसर. सो लेट्स एनालाइज दिस एकदम बेसिक से. तो मेरे पास मोनोटॉमिक गैस है अंदर एंड इंसुलेटेड है. तो सबसे पहले इंसुलेटेड मतलब उस गैस को कोई हीट नहीं मिलने वाला. वेसल इज इंसुलेटेड, सो गैस इज नॉट गोइंग टू गेन और लूज हीट. ठीक है, नाउ अगर सबसे पहले मैं स्टेप 2 एनालाइज करूं, ओके, लेट मी जस्ट एनालाइज स्टेप 2 एंड देन आई गो टू स्टेप 1 एंड रीजन भी मैं बताता हूं. सो लेट मी एनालाइज स्टेप 2. तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि द वेसल इज ट्रैवलिंग विद 5 मीटर पर सेकंड, मतलब अंदर का जो गैस मॉलिक्यूल्स का सेंटर ऑफ मास है दैट इज आल्सो ट्रैवलिंग विद 5 मीटर पर सेकंड, एंड देन अचानक से रोक देते हैं. सो उसमें टेम्परेचर कितना चेंज होगा वो कैलकुलेट करते हैं. तो ये जो स्टेप 2 है, दिस स्टेप 2 एक्चुअली हैज अपीयर्ड एज अ क्वेश्चन इटसेल्फ इन जेईई मेंस. मैं मतलब ये जो प्रेडिक्शन सीरीज वो मैं जेईई एडवांस के लिए लेकर आता हूँ. तो बट ये जो स्टेप 2 पे जो क्वेश्चन है कि एक वेसल ट्रैवल कर रहा है, अचानक से इसको रोक दिया, दैट हैज अपीयर्ड एज अ क्वेश्चन इन जेईई मेंस इटसेल्फ. एंड ये क्वेश्चन मैंने कवर किया है इन द जेईई मेंस वन शॉट सीरीज जो मैंने किया था in KTG and thermodynamics chapter. Alright, so let's do the step 2. And majority of the students were able to calculate the temperature change in step 2 and उनको लगा वही is the final answer. But that's not true. तो step 2 में अगर मैं देखूं, step 2 में क्या हो रहा है कि जो गैस है, अगर मैं गैस का एनर्जी लिखूं तो I can write the gas energy at this point when it is traveling with, let's say, speed v. ठीक है, तो when it is traveling with v, what is v exactly? वेसल का वेलोसिटी है, बट गैस के टर्म्स में किसका वेलोसिटी वो? इट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस. वेसल के फ्रेम में when steady state is reached, when temperature and pressure is uniform, then gas का center of mass is at rest with respect to the vessel. ठीक है, ये तो अपना KTG का assumption रहता है. So वेसल के फ्रेम में center of mass is at rest of the gas. तो गैस का वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में कितना हो जाएगा? ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इस स्टेट पर. ठीक है, तो गैस का जो टोटल एनर्जी है ग्राउंड फ्रेम से देखा जाए, कोई भी सिस्टम का टोटल एनर्जी, यू शुड नो दिस, कोई भी सिस्टम का टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वुड बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m VCm स्क्वायर.
ये चीज तो तुमको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ते हैं, तो होपफुली यू विल नो दिस दैट कोई भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में लिखा जा सकता है एज टू पार्ट्स. One is half mv/c², where m is the mass of the system, and this is the kinetic energy of the system with respect to center of mass. So in terms of ideal gas, this term is the internal energy. So center of mass के frame में जो energy है gas का वो क्या है? Internal energy है. What is internal energy of the gas? It is the energy of the gas with respect to its center of mass. So center of mass के frame में internal energy is this term. ठीक है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 nRT. मोनोटॉमिक है ना, आर्गन गैस दिया था मोनोटॉमिक. सो 3/2 nRT प्लस हाफ m इज द मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल मास, इनटू हाफ m VCM. VCM मतलब ये वेलोसिटी. तो ग्राउंड फ्रेम में गैस हैज दिस टोटल एनर्जी एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेप 2. ठीक है, टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो गया तो एट दैट पॉइंट दिस इज द एनर्जी. एंड देन अचानक से इसको रोक दिया. अब अगर इसको रोक दिया तो गैस का एनर्जी तो कंजर्व्ड होगा ग्राउंड फ्रेम में. क्यों? क्योंकि जैसे ही वेसल को रोक दिया तो कोई हीट तो नहीं मिल रहा है, करेक्ट. एंड वेसल को अगर रोक दिया तो वेसल के वॉल स्टेशनरी हो गए, तो गैस मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कोलिजन्स करेंगे. आइडियल गैस में पता है मुझे. एंड इलास्टिक कोलिजन्स स्टेशनरी वॉल्स के साथ, इलास्टिक कोलिजन्स में कोई एनर्जी लॉस होने वाला है नहीं. सो देयरफॉर द एनर्जी ऑफ द गैस, दिस एनर्जी इज जस्ट गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स internal energy eventually, क्योंकि eventually the center of mass का velocity will become zero. Ultimately, when temperature is uniform, temperature becomes uniform in the entire vessel, pressure becomes uniform. इसका मतलब क्या? ये center of mass of the gas comes to rest with respect to the vessel. So जब finally मैं लिखूंगा this is beginning of step 2, end of step 2 में ये जो term है वो zero बन जाएगा. क्यों? क्योंकि center of mass will come to rest inside the vessel. ठीक है, वो सब ऐसा कोलिजन होके सेंटर ऑफ मास विल कम टू रेस्ट. वो कैसे होगा मैकेनिज्म, वो अपने सिलेबस में नहीं है. हाउ द एनर्जी विल गेट एक्सचेंज्ड, दैट इज नॉट इन द सिलेबस. अल्टीमेटली द सेंटर ऑफ मास विल कम टू रेस्ट इन द फ्रेम ऑफ द वेसल. सो जो बचेगा एनर्जी वो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी. सो जो इनिशियल टोटल एनर्जी था वो फाइनल एनर्जी होगा. ये एनर्जी कंजर्वेशन. एंड दिस इज व्हाट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू, एंड दिस एक्चुअली इज पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन दैट हैड कम इन जेईई मेंस आल्सो पहले. आई थिंक 2022 या 2021 में कभी तो आया था. ठीक है. सो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? T' माइनस टी, मतलब यहाँ पे मैं टेम्परेचर T बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं T' बोल रहा हूँ. ठीक है. तो T' माइनस टी को मैं डेल्टा T लिखता हूँ, शुड बी इक्वल टू हाफ m v², वेयर m इज द टोटल मास ऑफ द गैस. ठीक है. सो डेल्टा T देखो कितना बन जाएगा. डेल्टा T का वैल्यू बन जाएगा mv² by 3nr, and total mass divided by number of moles is the molar mass. ठीक है. So let me just write it as mv² by 3r, where m is the molar mass of the gas. ठीक है. So delta T मेरा ये चीज हो गया mv² by 3r. एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें क्विकली तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. m is 40 ग्राम, मतलब 40 into 10⁻³ आर्गन का. वेलोसिटी इज 5 तो 25, एंड r का वैल्यू 25/3 दिया था, राइट. तो 3 कट गया, 25 कट गया, एंड दिस विल बिकम 0.04 केल्विन. ठीक है. तो इन स्टेप 2 ऑफ वन शेक 0.04 केल्विन इज द इंक्रीज इन एनर्जी. पॉजिटिव आ रहा है ना, तो टेम्परेचर T' इज मोर देन T, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. ठीक है. दिस इज इन ओनली स्टेप 2. ठीक है. अगर मैंने 50 शेक से मल्टीप्लाई किया तो तुमको 2 केल्विन मिल जाएगा. एंड दिस 2 केल्विन इज द आंसर दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स थॉट इज द करेक्ट आंसर. बट व्हाट अबाउट स्टेप 1? Most people will not realize कि step 1 में भी when you suddenly accelerate the vessel, the temperature is going to increase. Most students, in fact almost all students, or all people who are trying to solve this question will not realize कि step 1 में भी temperature will increase. One very elegant way of deducing कि temperature क्यों increase करेगा is just changing the frame of reference.
ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जस्ट इरेज दिस कैलकुलेशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने कर लिया है. वी हैव अराइव्ड कि स्टेप 2 में डेल्टा टी का वैल्यू कितना था, mv²/3nr, और उसका वैल्यू 0.04 केल्विन था. उसको जस्ट हम ध्यान में रखेंगे और ये मैं इरेज कर देता हूं. सो नाउ आई कैन एनालाइज स्टेप 1. नाउ लेट्स कम टू स्टेप 1. स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि द वेसल इज गोइंग फ्रॉम 0 वेलोसिटी टू 5 मीटर पर सेकंड. स्टेप 2 में क्या हो रहा था, द वेसल वाज गोइंग फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 0 वेलोसिटी. करेक्ट. if I just imagine कि as an observer, let me say कि an observer is traveling with a constant 5 meter per second. ठीक है, constant 5 meter per second पे travel कर रहा हूं मैं. What am I going to see? For me, for this observer, let's call this observer O. So, O के फ्रेम में क्या होने वाला है? What is going to happen in O frame? O के फ्रेम में this vessel was traveling at, ये इनिशियली ग्राउंड फ्रेम में रेस्ट पे था, तो O के फ्रेम में दिस वेसल इज ट्रैवलिंग एट 5 मीटर पर सेकंड इनिशियली. करेक्ट. देन उसको when ground frame में this vessel acquires 5 meter per second, this vessel suddenly comes to rest. So this vessel has gone from 5 meter per second to sudden rest. तो O के फ्रेम में जो स्टेप 1 है, that is exactly what is happening in step 2 in the ground frame. ग्राउंड फ्रेम में वेसल क्या कर रहा था, 5 मीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रहा था, अचानक से रोक दिया उसको. O के फ्रेम में स्टेप 1 में क्या हो रहा है, वेसल 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था, अचानक से उसको रोक दिया गया. करेक्ट. एंड देयरफॉर द ऑब्जर्वर O will feel कि स्टेप 1 में, if observer O does the calculation for this step 1, he will do exactly the same calculation that we did in the ground frame for step 2. Correct? Observer O को कुछ फर्क नहीं दिख रहा है. step 1 जो observer को O को step 1 जो लग रहा है, that is exactly the same as step 2 in the ground frame. जो step 2 ground frame में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो O को लगेगा भाई टेम्परेचर इंक्रीज होगा, step 1 में इंक्रीज होगा. एग्जैक्टली सेम चीज हो रहा है. 5 मीटर पर सेकंड पहले था एंड अचानक से रोक दिया, तो वही आ जाएगा in step 1 according to O. But temperature is frame independent. तो ground frame में भी step 1 में the temperature is going to increase by this amount, and therefore the total temperature increase per shake is not 0.04 Kelvin, it is 0.08 Kelvin. ठीक है. Most students, all students I think, fail to realize कि step 1 में भी temperature is going to increase. And a very elegant way of seeing that is just changing the frame of reference. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और इसके बारे में बात करता हूँ, बट आंसर एक बार लेकर आ जाते हैं. आंसर अभी बहुत सिंपल है. इन 50 शेक्स मैंने पूछा था, हो गया 50 into 0.08, the temperature is going to increase by 4 Kelvin is the answer. Most students got the answer as 2 Kelvin because they only accounted for step 2. ठीक है. So 50 times you shake and the temperature is going to increase by 4 Kelvin. ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक टू स्टेप 1. थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, बट थोड़ा सा मैं फिजिकली बात करता हूँ कि ये जो स्टेप 1 में क्यों टेम्परेचर बढ़ रहा है. फिजिकली बात करें तो अब हमने सॉल्व करने के लिए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करके भी सॉ के स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आर इक्विवेलेंट इन डिफरेंट फ्रेम्स एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया. बट अगर ग्राउंड फ्रेम से ही देखो, ये तुम्हारे मन में यही चीज होगा डाउट कि ग्राउंड फ्रेम में स्टेप 1 में टेम्परेचर इंक्रीज को कैसे हम एनालाइज करें. ठीक है. सो लेट मी वंस अगेन जस्ट इरेज दिस पार्ट एंड लेट्स एनालाइज स्टेप 1 इन द ग्राउंड फ्रेम. सो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, तो स्टेप 1 में कोई भी एक गैस है, गैस का मॉलिक्यूल है रादर, तो कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल है, उसका अगर मैं कुछ वेलोसिटी इस तरीके से बना. ठीक है. स्टेप 1 में इनिशियली ग्राउंड फ्रेम एंड वेसल फ्रेम तो एक ही चीज है. ओके. So what is happening is this vessel is suddenly acquiring a velocity v. ठीक है. So let's say this is the velocity of the gas. Let's say कुछ I बोलता हूँ. Vi vector is the velocity of the ith molecule of the gas. ठीक है. So अचानक से अब ग्राउंड फ्रेम में इसका वेलोसिटी वही है अभी, Vi वेक्टर, बट वेसल का वेलोसिटी v आ गया. Now,
अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, हाउ इज टेम्परेचर रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी? इज टेम्परेचर related to the kinetic energy of the gas in the ground frame? No, it is related to the kinetic energy of the gas with respect to its center of mass. So in order to calculate, in order to bring in temperature, we have to write the velocity of the gas molecule with respect to the vessel. तो अगर मैं लिखूं kinetic energy of the gas with respect to the vessel immediately after the vessel is accelerated, वो क्या बन जाएगा? हाफ m vi वेक्टर माइनस v वेक्टर का स्क्वायर, करेक्ट? जस्ट सब्ट्रैक्ट किया मैंने, वेक्टर सब्ट्रैक्शन किया, है कि नहीं? और इस चीज को मैं टेम्परेचर 3/2 nRT के बराबर कर सकता हूँ. ओके, इसको थोड़ा सा और समेशन हो जाएगा. तो समेशन हाफ m vi स्क्वायर प्लस समेशन हाफ m v स्क्वायर प्लस m इज द यहाँ पे मैंने अभी जो m लिया दैट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ठीक है, पहले मैंने m को मोलार मास लिया था, बट अभी इस एक्सप्रेशन में m को मास ऑफ वन मॉलिक्यूल लिया. प्लस आई हैव सम्ड इट अप ओवर ऑल मॉलिक्यूल्स. सो हाफ m vi स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर माइनस m vi डॉट v, करेक्ट? राइट, डॉट प्रोडक्ट लिया, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन की. ठीक है, व्हाट इज दिस? हाफ m vi स्क्वायर वाज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी. तो ये तो मेरा 3/2, लेट्स से टेम्परेचर यहाँ पर T0 है, तो 3/2 है और T0 बोल दूंगा ये पूरे चीज को. ये क्या चीज है? समेशन ऑफ m इज द टोटल मास, हाफ m v स्क्वायर, v तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा समेशन से, हाफ m v स्क्वायर माइनस ये, अगर मैं देखूं ये डॉट प्रोडक्ट है, ये v वेक्टर तो कांस्टेंट है, इसको अगर मैंने समेशन के बाहर ले सकता हूं मैं. व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू द वेसल. वो कितना हो जाएगा? 0. क्यों? क्योंकि इनिशियली ये जो vi था वो ग्राउंड फ्रेम में वेसल रेस्ट पे था. vi वेक्टर इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, करेक्ट? So, ये तो अपने को पता ही है कि the total momentum of a gas with respect to its vessel or with respect to its center of mass is 0 when the center of mass is stationary with respect to the vessel, correct? तो ये चीज 0 हो जाएगा. All right, तो बच्चेगा ये. And ultimately ये जो kinetic energy of gas with respect to vessel है वो क्या बन गया फाइनली? The new temperature, the new internal energy बन जाएगा, correct? So 3/2 nRT is equal to 3/2 nRT not plus half. So again you should be able to see that I'll have 3/2 nR delta T. Temperature has changed by the same amount which happened in step 2. यही एक्सप्रेशन अपने को step 2 आया था, यहीं से हमने कैलकुलेट किया था आगे. ठीक है, I'm not going to do the calculation again. It's the same thing, right? So this is the reason why the step 1 में भी temperature is increasing because the gas molecules का inner kinetic energy with respect to the vessel has changed. ठीक है, and that ultimately contributes to the internal energy. So ये जो step 1 में जो temperature increase हुआ उसको most students did not analyze or did not recognize कि वहाँ पे भी temperature change हुआ. ठीक है, alright, and let me just give you another perspective. ऑलरेडी मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व कर लिया, ये इस तरीके से भी मैंने बता दिया, मॉलिक्यूलर एनालिसिस से भी बता दिया कि किस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता है स्टेप 1 में. लेट मी जस्ट गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव व्हिच मे बी यू विल फाइंड इट मोर फिजिकल और मोर यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट बेटर. कि मेरे पास अगर मैं कंटिन्यूसली सिर्फ वेसल फ्रेम में देखूं, ठीक है, आई एम ओनली गोइंग टू लुक एट द वेसल फ्रेम थ्रू आउट द मोशन, आई एम ओनली सपोज आई ओनली लुक एट द वेसल फ्रेम. Like I said, what is internal? What is temperature? How is temperature related to the energy? It is related to the kinetic energy of the gas with respect to the vessel when the gas is in steady state. Correct? मतलब center of mass has come to rest. तो अगर मैं vessel के frame में देखूं क्या हो रहा है? Vessel के frame में initially vessel rest पर है, अचानक से उसको accelerate करते हैं vessel को, correct? क्योंकि उसको velocity दिया ना, so you give it a very high acceleration. So vessel के frame में gas molecules पे क्या लगने वाला है? Pseudo force. So in the vessel frame, in step 1, the gas molecules
are going to experience a pseudo force. All the gas molecules are going to experience a pseudo force in this direction. But this acceleration is very high and it acts for a very short amount of time because the acceleration of the vessel is very high but for a very short amount of time. Instantaneously almost velocity 0 से 5 मीटर पर सेकंड जाता है. इसका मतलब pseudo force भी almost instantaneous लगेगा. इसका मतलब क्या? It will give a finite impulse. ये impulsive pseudo force हो गया. कितना impulse देगा? Pseudo force into dt is the impulse. But a dt क्या है? Change in velocity. किसका? Vessel का. कितना velocity change हुआ? 0 से b. तो ये बन गया mv. So every vessel के frame में every gas molecule has acquired an extra momentum of mv. In addition to जो already velocity था, they have acquired an extra momentum of mv. तो already कुछ momentum था यहाँ पे mvi. उनका resultant बन जाएगा mv. नहीं बोलना चाहिए मुझे actually, ये एक नेगेटिव साइन होगा ना, बिकॉज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा. Pseudo forces in the opposite direction of the acceleration. I'm taking the acceleration to be the acceleration of the vessel to the right. Anyway, it won't matter. The negative sign won't matter because energy लिखते वक्त वो square आने वाले. But anyway, just to be correct, the pseudo force is minus ma vector, where a vector is the acceleration of the vessel. Okay. ठीक है. So what is going to happen is कि ये minus mv का momentum इस तरीके से add हो गया, यानी कि mvi है, and then उनका total resultant will give us the net momentum and then the net kinetic energy and the calculation will be exactly the same. ये चीज basically. ठीक है. Alright, so ये vessel के frame में क्या हो रहा है is a nice way to actually understand why did the temperature increase in the step 1. Why? Because there was a sudden pseudo force in step 1 as well, which changed the velocities of the gas molecules with respect to the vessel, and that the velocity and the kinetic energy of the gas molecules with respect to the vessel is what is important because वही मेरा internal energy बनेगा finally and वही मेरा temperature को contribute करेगा. ठीक है. So that is why step 1 में भी the temperature changed. ठीक है. And then again step 2 is again same thing, वापस से उसको decelerate कर रहे हैं, pseudo force लगेगा, same thing. Okay, so I hope you've analyzed, I hope you've understood this entire episode and enjoyed the episode because एक conceptual clarity I hope आ गया हो कि step 1 में भी क्यों temperature increase किया गया. Oh, and one more thing, एक और doubt शायद तुम्हारे मन में हो सकता है कि vessel तो closed है. अब vessel closed है तो उस पर work तो कर नहीं सकता, तो उसका internal energy increase हुआ कैसे इस step में? Step 1 में the vessel is closed, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है गैस का, तो टेम्परेचर तो वर्क नहीं हो सकता, उस पर हीट नहीं दिया जा रहा है बिकॉज इंसुलेटेड है. तो व्हाई डिड द इंटरनल एनर्जी चेंज? ऑलराइट, सो द रीजन इज दैट जो वर्क हम लिखते हैं इंटीग्रल पी डीवी, दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है जहां पे इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रेशर इज यूनिफॉर्म. इस चीज को जब तुमने सडन एक्सेलरेट किया, when you suddenly accelerate, the force, if you want to talk about the pressure here on the left wall and the pressure here on the right wall will not be the same initially. During that sudden acceleration, the pressures won't be the same because तुमने suddenly jerk किया vessel को. तो यहाँ पे ज़्यादा force होगा, यहाँ पे कम force होगा. We expect that. So the forces of the wall on the left side will be more than the forces produced by the wall on the right side. Pressure is not uniform. And therefore there will be the walls will be able to transfer energy, the walls will be able to do work, ऐसा बोल सकते हो, on the gas molecules. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है, ये जो इंटीग्रल पीडीवी वो ध्यान रखना है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है. अगर प्रेशर यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म होता तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी फोर्स सेम लगेगा, यहाँ पे भी फोर्स सेम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो कट जाएगा वर्क डन ऑन बाय बोथ द वॉल्स एंड टोटल वर्क जीरो आएगा. बट दैट इज रिवर्सिबल. सडन इरिवर्सिबल में प्रेशर यूनिफॉर्म नहीं है, so you cannot just use this directly. Okay, so I'm sure तुम्हारे मन में काफी लोगों के मन में ये चीज आया होगा. Okay, so that is why step 1 में भी we have step 1 was the main thing. Step 2 majority I think तुम कर लोगे because वो JEE mains में भी step 2 पे question आ चुका है. Okay, so I formulated this question knowing that definitely most students will not recognize कि step 1 में there will be
temperature increase. I hope this has cleared up a lot of conceptual misconception जो तुमको हुआ होगा about irreversible processes जो हमने इसको use किया है. How temperature is related, exactly what kinetic energy corresponds to temperature. I hope all of that has gotten clear. Let me know in the comment section how you enjoyed this episode. Let me know how your preparation is going, and I will see you at the top.